हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपको क्लास 6 to 8 की जो है यहाँ पे एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और गाइस यहीं पर जो है अगर मैं बात करूँ, देखो मैं यहाँ पर जो है आपको क्लास 6 की मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। ये क्लास 7 की हिस्ट्री है, जिसमें कि क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर 7 है, एक दो चैप्टर्स बचा हुआ होगा। फिर हम क्लास 8 की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था। आज सेकंड पार्ट है। देखो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था चेर और मलयालम भाषा का विकास, ओके। यहीं पर ये भी पढ़ा दिया था जगन्नाथी संप्रदाय, और यहीं पर मैंने राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं भी पढ़ा दिया था आपको। आज जो है, हाँ, और देखो मैंने क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी भी गाइस मैंने आपको करा दी थी। तो आज हम करने वाले हैं क्या, यहाँ पे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। देखो लघु चित्रों के बारे में हम, लघु चित्र, लघु का मतलब छोटा छोटा, यानी कि छोटे छोटे चित्र, ठीक है ना। तो एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी लघु चित्रों की परंपरा हुई। जैसे लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या फिर कागज़ पर चित्रित किया जाता है। कैसे? जल रंगों से कपड़े या फिर कागज़ पर चित्रित करते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी की जो है तख्तियों पर चित्रित किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से ही बनेगा, जो चीज़ जहाँ से बताऊंगी ना क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा कि आपके जो ये होते हैं प्राचीनतम लघु चित्र, ये किन किन पर जो है चित्रित किए गए हैं। तो ये आपके तालपत्रों पर और लकड़ी की तख्तियों पर, ठीक है ना, चित्रित। इस चीज़ को ध्यान रखें। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र होते हैं जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए भी यूज़ किए गए हैं। और मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे, ठीक है ना। और यहीं पर ये जो पांडुलिपियाँ हैं आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, ठीक है। यहीं पर जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर, ठीक है ना, नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को भी प्रभावित किया। लेकिन इनके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। जैसे कि मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उसके दरबार के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। साथ ही साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे तो यहाँ पर बराबरी से चित्र किए जाने लगे। देखो जैसे आपको पता है कि कभी मुगल आए, ठीक है ना, कभी ना मुगल का वो बादशाह आया, वो जैसे यहाँ पे बताया गया है, कभी शाहजहाँ, कभी जो है आपके जहांगीर, अकबर, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने अनेक यहाँ पे कुशल चित्रकारी जो है करवाई, ओके। चलो, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की हटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रात्मक की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे क्या बसोहली शैली कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बसोहली शैली से। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बसोहली शैली। तो ये है आपका, देखो ये कहाँ पर है, पहला ध्यान रखो, हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द बताया गया है। हिमाचल की तलहटी का ये इलाका बताया गया है। और ये कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में क्या हुआ, लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और एक भावप्रवण शैली का क्या हो गया, विकास हो गया, जिसे क्या कहा गया, बसोहली शैली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी क्या, भानुदत्त की रसमंजरी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई कहाँ पर, बसोहली शैली में। उसका नाम क्या था, भानुदत्त रसमंजरी। फिर जो है बात आती है 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, देखो यहाँ से ना पहले इस चीज़ को ध्यान रख लो आप, बसोहली शैली से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कहाँ पर किस क्षेत्र में आई है, हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी इलाका, इसे। फिर कौन सी शताब्दी है, 17वीं। और लघु चित्रात्मक की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ यहाँ पे, इसे क्या कहा गया, बसोहली शैली।
ठीक है। और इसकी एक लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई जिसका नाम भानुदत्त की रसमंजरी हुआ। फिर 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, ठीक है ना, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब यहाँ पर देखो कांगड़ा शैली विकसित होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, अभी हमने पढ़ा, देखो अभी गाइस हमने बात की बसोहली शैली की, फिर यहाँ पे कांगड़ा शैली डेवलप हो गई। ये कांगड़ा शैली आपकी डेवलप होती है यहाँ पे 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा, ठीक है ना। देखो 18वीं शताब्दी में, ओके, उधर 17वीं शताब्दी में बसोहली होती है, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में ये होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगे सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों को काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। पहला तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो ये कांगड़ा शैली है आपकी, ठीक है ना, किस शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, ओके। ये आपकी 18वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे डेवलप हुई, और जिसमें क्या क्या कौन कौन से रंगों के थ्रू, ठीक है ना, इनमें यूज़ किए गए, तो नीले, ठंडे, हरे रंगों सहित कोमल रंगों का इसमें यूज़ किया गया, और विषयों की काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की क्या थी, विशेषता थी। ध्यान रखें, स्मरण रहेगी साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ भी जो है कुछ ही बच पाते थे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल नज़दीक से एक देखो बंगाल, जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, क्षेत्रीय। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या है, एक क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो यहाँ पर है कि देखो, मानो कि कोई बंदा जो है बंगाल, बांग्लादेश से या फिर कहीं से आया हुआ है और वो जो है बंगाली भाषा, बंगाल भाषा यूज़ करता है, तो हम उसकी भाषा से पहचान लेते कि हाँ ये शायद जो है आपका बंगला से आया हुआ। ओके, चलिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हम उसके क्षेत्रों के रहने भाषा से ही निर्धारित कर लेते हैं कि यह बंगाल के लोग हैं, हमेशा बंगाली बंगला ही बोलते हैं। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा माने जाते हैं। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ये देखो एक यहाँ पे पांडुलिपि है जो कि आपकी बांग्ला भाषा में ही लिखी हुई है, ओके, इस तरह से। फिर गाइज यहाँ पे ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से जो है बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। फिर चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हान सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग हो रहा था, ठीक है ना, सारी चीज़ें। फिर यहीं पर देखो 18वीं शताब्दी आती है। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। फिर 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में डेवलप हो गए। यहीं पर फिर 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषा, बोलियों, इन सब का, ठीक है ना, एक बाद इन भाषाओं का यूज़ हो जाने लगा। तो ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ से ना बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को कितनी श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी। एक श्रेणी तो यहाँ पर है संस्कृत की श्रेणी और दूसरी है उससे स्वतंत्र। देखो जो पहली श्रेणी है वो संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य से संबंधित है, और जैसे इसमें है गोंडी वैष्णव आंदोलन के नेता और श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ये शामिल थे। फिर दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानी और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, इसको रट लीजिए पूरे पैरा को। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला यहाँ पर संस्कृत की श्रेणी है, दूसरी उससे संबंधित। पहला जो संस्कृत की श्रेणी है उसे मंगल काव्य कहा गया है, और इसके अंतर्गत देखो क्योंकि भक्ति साहित्य जैसे गौंडी वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य इनको रखा गया। दूसरी श्रेणी नाथ साहित्य से संबंधित है, जिसमें कि मेनावती गोपीचंद और गीत धर्म ठाकुर की पूजा इनसे संबंधित कहानी कथाएं दी हुई है। फिर गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, मेनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मेनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। ठीक है ना, तो ये देखो इस चीज़ से संबंधित है सारी चीज़ें, देख पा रहे हैं ना आप। हाँ बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पीर और मंदिर। पीर और 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना स्टार्ट कर दिया। जो के पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि की धान खेती करने लगे। शने शने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय, ये सारी चीज़ें। ओके, वैसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी, बाकी ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर ये चैप्टर्स आपका फिनिश होता है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था यहाँ पे, और मैंने आपको कराया हुआ भी है चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इसके पार्ट 2 हो गए, पहला पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्पेशली बनेगा एग्जाम्स में, सो बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।